नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो पाचन तंत्र के ऊपर रहने वाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैं आपको कंप्लीट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करवाऊंगा और मैं दावा कर रहा हूँ कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, पाचन तंत्र की चीज को हम देखेंगे और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा देखेंगे कि डाइजेशन होती क्या है, पाचन होता क्या है। आप सभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो पचता है, बोलते हैं कि जी भाई खाना पच गया, मेरा खाना नहीं पचा। मतलब एक लेमन भाषा के अंदर हम क्या कहते हैं, पेट के अंदर खाना जाएगा सबसे पहले, उसके बाद अलग अलग हमारे जो फूड रहता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है। ठीक है, तो इन्हीं को ये बहुत बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। जो हमारे पेट के अंदर या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जूसेस होते हैं वो इन्हीं बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ते हैं। जैसे कि हमारा प्रोटीन जो होगा वो आपका पेप्टाइड्स, उसके बाद अमाइनो एसिड के अंदर टूटेगा और अमाइनो एसिड हमारी जो बॉडी है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है ब्लड के अंदर। ये सारा सा रहता है। तो डाइजेशन क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि फूड के अंदर रहते हैं उनका टूटना किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूसेस इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ द फूड। होगा क्या कि जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जटिल अणुओं का भोजन के सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटना। अब छोटे मॉलिक्यूल्स क्यों करना पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर इजिली अब्सॉर्ब हो जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब नहीं होते हैं क्योंकि डाइजेशन के लिए। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बढ़े तो हम मेल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखें या फीमेल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, सेम सेम ही रहते हैं। ठीक है जी, हमारा माउथ रहता है, माउथ, फिर आप हमारा रहता है ईसोफेगस, ओ ईसोफेगस कहते हैं इसको, वैसे पर इसको पढ़ते हैं ईसोफेगस के नाम से, फूड पाइप इसको कहते हैं। फिर आपके पास लिवर भी इसी का पार्ट रहता है, स्टमक आता है, फिर उसके बाद आपका फिर कोलोन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, फिर रेक्टम रहता है जहाँ के फिर लास्ट में एनस रहता है जहाँ से आप वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। ओके, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे, काफी मजा आएगा आज की वीडियो के अंदर। तो ये कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रक्रिया रहती है कि सबसे पहले होगा इंजेशन, आप खाना खाएंगे, मुंह से खाएंगे, ठीक है, अंतः ग्रहण जिसको हम कहेंगे, उसका पेट में जाएगा, डाइजेशन होगी। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो वो अब्जॉर्ब होगा, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। जब आपका जो फूड होगा, जो भी इसमें पोषक तत्व होंगे वो सारे सारा आपका ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे सर्वांगीकरण या फिर आपका एसिमिलेशन कहेंगे। और उसके बाद रहेगा आपका मल त्याग या फिर ईजेशन कहेंगे। ठीक है, बॉडी से बाहर को निकालना। अच्छा, अब इसमें दो तरह के आते हैं, एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में क्या फर्क रहता है। एब्जॉर्प्शन रहेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका फूड, जो भी फूड पार्टिकल्स रहेंगे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाएगा, जो भी परिसंरचना तंत्र रहता है उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन एसिमिलेशन में क्या होगा, बॉडी के सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एट द एंड काम किसको कौन करता है, आपकी बॉडी का सेल करते हैं। हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। तो फूड इनको चाहिए और फूड सेल्स तक कौन सप्लाई करता है, आपका ब्लड सप्लाई करेगा। तो एब्जॉर्प्शन होगी आपको ब्लड में और ब्लड के बाद एसिमिलेशन हो गया कि बॉडी सेल्स के अंदर, तो वो सारे उसको कहते हैं एसिमिलेशन का। ठीक है, यानी कि टूटना, एनर्जी का आपका सेल को मिलना, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन टाइप। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहता है उसको हम देखेंगे। तो इंजेक्शन मुंह से चला गया, पाचन आपका पेट के अंदर, एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। मान लो कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, अंदर से ये इस तरह से रहती है, इस तरह से, इसको हम कहते हैं विलाई या फिर माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है। और ये क्यों होती है, क्वेश्चन आता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। और सरफेस एरिया किसका, ताकि अब्जॉर्प्शन होने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें सरफेस एरिया मिल सके। उसके बाद आपका एसिमिलेशन, जब सर्कुलेटरी सिस्टम से बॉडी की सेल के अंदर पहुंच जाता है आपका फूड मटेरियल, तो ठीक है, यानी कि आपके पास जो हमें चाहिए होता है पोषक तत्व, जब सेल के अंदर पहुंच जाएगा उसको कहेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट में मल त्याग यानी कि ईजेशन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में, कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से तक। अब देखो इसमें कुछ पार्ट रहते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा माउथ या फिर बक्कल कैविटी इसको कहते हैं, या आगे आपका बक्कल कैविटी, उसके बाद आपका जठर या फिर आपका स्टमक जिसको हम कहेंगे। अच्छा, और इसमें बक्कल कैविटी में भाई जीभ वगैरह भी आ जाती है इसी के अंदर। और इसके अंदर हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, लार रहती है, लार। और क्वेश्चन आता है हमारे फूड के, हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है, पाचन जो होता है आपके मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है। मुंह में हमारा होता है सलिवरी ग्लैंड जो कि सिक्रेट करते हैं टायरिन हार्मोन या फिर हम सलिवरी अमाइलेज कहते हैं उसको। जब ये सिक्रेट करेगा तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ना मुंह के अंदर स्टार्ट कर देता है। ओके, उसके बाद स्टमक के अंदर आपका गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं, पेप्सिन रन करवा दूंगा मैं आपको भी। फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
और आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आपका साथ में पेनक्रियाज भी रहता है, यहाँ पे पेनक्रियाज भी रहता है। पेनक्रियाज ये आपका अल्फा सेट और अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स ये आप मतलब हेल्प करते हैं। इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं। अल्फा सेल बीटा सेल तो ग्लैंड्स वो तो कुछ हार्मोन सिक्रेट करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपके डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं। और देखो ये आप इसके बाद चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में लीवर का जो भी इसका लीवर के जूसेस होंगे वो, पैंक्रियाज के जूसेस होंगे वो, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 तरह के जूसेस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं, याद रखें। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, इसको भी याद रखना है। और एनस, और इसमें भी कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकाल देते हैं। आपके एलिमेंट्री कैनाल इसको कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लंबाई रहती है 9 मीटर या फिर 33 फीट भी, जिसको हम कहते हैं आहार नाल की लंबाई कुल मिला के। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखेंगे, आराम आराम से करवा रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको सीख सके। स्टार्टिंग करते हैं आपके माउथ से। अच्छा, आपके माउथ के अंदर जीभ भी है, फिर आपके पास अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर लगे हैं, उनको बोलते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है आपके दांत हैं, दिख रहे होंगे आपके दांत, फिर आपके पास जीभ है, ठीक है। उसके बाद ये पेंडुलम जैसा लटका होता है वो गले के अंदर है, खिच दूर करो वो वाला ऊला जिसको हम कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट रहता है। ये सारे टॉन्सिल्स रहते हैं, सारे सारे हेल्प करते हैं मतलब मुंह के अंदर, ये सारे मुंह के अंदर होते हैं। अब मुंह के अंदर 3 तरह की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। सिलिवरी ग्लैंड्स भी 3 तरह के पाए जाते हैं, कल की वीडियो में भी आपको करवाया था। एक पैरोटिड ग्लैंड जो मैंने आपको बताया था, मीजल्स आपका मम्स की बीमारी होती है ना, ऐसे स्वेलिंग आ जाती है, तो आपका पैरोटिड ग्लैंड उस टाइम के ऊपर स्वेलिंग हो जाते हैं। फिर आपके पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड रहता है और सब लिंगुअल ग्लैंड रहते हैं। 3 तरह के ग्लैंड यहाँ पे पाए जाते हैं, 3 तरह के आपके ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती हैं मुंह के अंदर, जो कि लाल सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट आपके पास लेंगे ओडोंटोलॉजी, डेंटिस्ट्री इसको हम कहते हैं, कि क्या क्या रहता है आपके मुंह के अंदर। दांत के बारे में जानते हैं, दांत के बारे में जानते हैं, एनाटॉमी होता है दांत के बारे में जानते हैं। अपर पार्ट ऑफ द टूथ जो है वो आपका एनिमल से बना होता है, और ये जो पार्ट होता है व्हाइट वाला, और आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या रहता है, टूथ का एनिमल रहता है। क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो इसके बाद आपका डेंटाइन, अब मिलके किससे मिलके बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है, CaCO3 या फिर CaPO4, CaCO3 प्लस CaPO4 से मिलके ये बना होता है, इसको हम कहते हैं आपका एनिमल। फिर नेक्स्ट आपके पास रहेगा डेंटाइन वगैरह रहेंगे, फिर आपके पास पल्प कैविटी वगैरह वगैरह। गम्स आर मेड ऑफ मसल, जो आपके मसूड़े होते हैं ना वो मसल से मिलके बने होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, आपका एनिमल ही था। उसके बाद डेंटाइन आएगा, बीच में डेंटाइन आ गया। अच्छा, उसमें इसमें भाई ब्लड वेसल्स भी होती हैं, खून से भाई दांत से खून भी आ जाता है कई बार, तो ये आपका इसमें ब्लड वेसल्स भी रहेंगी। इसमें आपका नर्व वेसल्स भी रहती हैं, ताकि आपको दर्द होती है भाई, नर्व बहुत जब दांत में दर्द होती है तो बस सिर तक हिल जाता है। डेंटाइन इज अटैच्ड टू द गम बाय द सेंटेमम। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि जो डेंटाइन है वो आपके पास गम्स के साथ किसी चीज से जाके जुड़ा होता है, तो ये देखो सीमेंट लिखा है, तो इसको याद रखना, सीमेंटम से इसको याद रख सकते हैं, इससे ये जुड़ा होता है। अच्छा, दांत के बारे में आगे जानने से पहले कितने तरह के दांत होते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे हमारे दांत जो तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। थिकोडोंट, ग्रीवदंती, यानी कि हमारे मुंह के अंदर से सॉकेट होती है और सॉकेट के अंदर हमारा दांत फिट रहता है, थिकोडोंट कहते हैं। हिट्रोडोंट, यानी कि हमारे पास एक चौड़े चौड़े तरह के दांत भी होते हैं, कुछ हमारे पास काटने के लिए दांत होते हैं, कुछ हमारे पास तीखे तीखे दांत होते हैं, अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजी पाई जाती है हमारे दांतों की, इसको कहता हूँ हिट्रोडोंट। और डाइफाइडोंट, यानी कि हमारे 2 बार दांत आते हैं, हमारे 12 दांत हमारे ऐसे हैं जो एक बार आते हैं, और 20 दांत ऐसे हैं जो हमारे पास 2 बार आते हैं। अच्छा, इसमें हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या रहता है। इसमें रहेंगे आपके पास इंसीजर्स, ठीक है। चलो पहले प्राइमरी टीथ की बात, दूध के दांतों की बात करते हैं। इसमें सीजर जो सबसे स्टार्टिंग के मुंह के दांत जिसमें आप एप्पल चीज की खाते हो ना, वो उनको कहते हैं हम आपका इंसीजर्स, कृंतक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास होते हैं रदनक, केनाइन कस्बी, जिसपे आप मुर्गा से चिकन वगैरह से फाड़ के छीलते हो ना, या फिर किसी चीज को से छीलते हो, यहाँ पे एक साइड में ऐसे तीखा सा दांत होता है, ठीक है, इसको कहते हैं केनाइन। केनाइन हमारे पास होते थे 4 बचपने वाले दांत है ये। अच्छा, प्री मोलर नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर हमारे पास 8 रहते हैं, प्री मोलर नहीं रहते हैं, यानी कि अग्रज वर्णक जो हमारे पास नहीं होते हैं, दूध के दांतों की बात कर रहा हूँ। और चवर्णक मोलर जो कि चबाने का काम करते हैं, वो दूध के दांत में 8 होते हैं। अच्छा, अगर स्थायी दांत की बात करें जो परमानेंट, उसमें इंसीजर तो आपके पास 8 रहते हैं, केनाइन्स हमारे पास 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्री मोलर्स हैं वो 2 आपके 8 आ जाते हैं। देखो ये है प्री मोलर, दिखाना चाहूँ मैं आपको, ये है प्री मोलर, ये, और ये है आपके पास मोलर, ठीक है जी। 12 है तो 12 कितने कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 4, इससे क्या आएंगे 2 गुणा 4, ये 2 ही होते हैं। ये आपके पास एक एक होता है, एक 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 है ना, ऐसे वेम्पायर्स वाला,
ठीक है, कैनाइन वाला। तो 32 दांत हमारे पास कुछ होते हैं, समझ में आ गया होगा शायद आपको। सबसे पहले ऊपर वाली एक कैनाइंस, फिर आपके पास इंसीजर्स, कैनाइंस, आपके पास प्रीमोलर और लास्ट में 3 आएंगे मोलर। यही इस तरह से इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दे तो सेम केस हमारे यहाँ पे भी होगा, सेम केस यहाँ पे भी होगा और सेम केस हमारे यहाँ पे भी होगा। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़े तो ओरल कैविटी, ये तो मैंने आपको करवा दिया अभी, ये भी हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास टीथ फॉर्मूला, जिसको हम डेंटल फॉर्मूला भी कहते हैं, बड़ी बार क्वेश्चन में आता है। अगर हमारे पास बोलेंगे कि आप हमारे पास टीथ का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास रहता है 21-23 गुणा 2। ये देखो ये जो बना है 21-23 गुणा 2, यानी कि अगर हम मान लो ये मेरे पास एक जबड़ा है ऊपर वाला, ये नीचे वाला जबड़ा है, तो यहाँ पे ये जो रहते हैं ये यहाँ से काट दूं तो ये बन जाएगा 21-23 फॉर्मूला। 21-23 का क्या मतलब है, 2 मतलब यहाँ पे इंसीजर्स, एक कैनाइन है, 2 हमारे पास यहाँ पे मोलर प्री मोलर हैं और 3 हमारे पास मोलर हैं। 21-23 यानी कि अपर वाले हाफ जबड़े में 21-23, हाफ जबड़े में यहाँ पे 21-23, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, यानी कि 4 तरह के 21-23 हमारे पास पाए जाते हैं। और दूध के दांतों का फॉर्मूला ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2103 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2, इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है डेंटल फॉर्मूला, समझ गए आप। तो कुल मिला के इंसीजर कितने हो गए, इंसीजर हो गए 8, कैसे, 2 ये और गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 जमा 4 8 हो गए हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं पाए जाते, मैंने आपको बता दिया। इंसीजर 8 होते हैं हमारे पास, स्माइलिंग टीथ कहते हैं इसको, स्माइल करते हैं तो 32 चमकती है, तो यही वाले दांत होते हैं आपकी। फिर कैनाइंस आएंगे आपके पास, तो कैनाइन हमारे पास 4 रहते हैं और पॉइंटिंग टीथ रहते हैं, किसी चीज को फाड़ने का काम ही करते हैं। फिर प्रीमोलर ग्राइंडिंग का काम करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और मिक्सिंग विद सलाइवा और ग्राइंडिंग का काम करेंगे चबरणक, यानी कि जिसको हम मोलर कहते हैं। अब आएगी भाई अक्कलदाढ़। ओहो भाई, जब बहुत दर्द होता है जब ये निकलती है, 18 साल की उम्र के बाद ये निकलना स्टार्ट रहती है, और लास्ट का दांत है तो उसको हम कहते हैं विजडम टूथ, मेनली आपका मोलर ही रहता है। और ये बहुत देखो जहाँ पे गम्स के नीचे छुपा होता है, और जब ये पूरा फटता है ना, ठीक है, तो ऐसे जब पूरा गम यहाँ से फटेगा तो पूरी दर्द होगी बहुत गंदे वाली, जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। अब अवशेषियन किसको कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन किसको कहेंगे, कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर देखो, जो हमारे एंसेस्टर थे वो ज़्यादा कच्ची चीज़ ज़्यादा खाते थे, कंदमूल खाते थे, तो इन लास्ट के 3 दांतों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आज की डेट में हम खाते हैं सॉफ्ट, पका पकाया खाना खाते हैं, तो इनकी जरूरत नहीं है। तो वेस्टिजियल हो गए हैं ये, मतलब कई लोगों में निकलते हैं, कुछ लोगों में नहीं निकलते हैं, इनको कहेंगे हम वेस्टिजियल। अच्छा, एक फैक्ट शीट की अगर हम बात करें, बच्चों के अंदर इंसीजर सबसे पहले आते हैं, स्टार्टिंग के 2 दांत ही सबसे पहले आते हैं। कार्निवोरस एनिमल जो हैं वो कैनाइंस का यूज करते हैं, इनके कैनाइंस है ना, ये भाई किसी चीज को चीरने फाड़ने का काम करते हैं कैनाइंस। और जो आपके एलिफेंट के जो बाहर को निकले होते हैं दांत ना, वो इंसीजर होते हैं अपर जॉ के कृतंक दांत होते हैं जो कि बाहर को निकलते हैं। और आपके पास डॉल्फिन जो है होते हैं, उसके बाद 250 से ज्यादा दांत होते हैं डॉल्फिन के। कुछ फैक्ट शीट है, एक और देखते हैं। शेर के 30 दांत होते हैं, कुत्ते के 42, बिल्ली के 30, मच्छर के 47 दांत होते हैं, हाथी के 26 दांत होते हैं, उनमें से 2 कृतंक बाहर को निकले होते हैं, इंसीजर जो है 2 बाहर को निकले होते हैं। देखो ये बिल्ली यहाँ पे ब्रश करवा रही है इसको, है, मच्छर के भी दांत होते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जीभ के बारे में, टंग के बारे में देखेंगे। एक मस्कुलर ऑर्गन रहता है हमारे पास, और ये आपके जीभ जो है ना, यहाँ पे एक हायोइड बोन रहती है, उसके साथ अटैच रहती है आपकी ये जीभ हायोइड बोन के साथ अटैच रहती है। और जीभ की लंबाई लगभग आपके पास 10 सेंटीमीटर रहती है। एक बार जीभ बाहर निकाल के देखो, नाक तक लगा के देखो, है, बस करो ज़्यादा नहीं, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रहेगा जीभ के बारे में। अब जीभ जो है एक बाहर का, इसके ऊपर पेपिले होते हैं, पेपिले क्या, इसके ऊपर ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बने होते हैं आपके जीभ के ऊपर, इसको हम कहेंगे पेपिला, ओके जी। और बाकी एपिग्लॉटिस रहता है ताकि सांस की नली और खाने की नली अलग अलग हो सके। फिर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर रहते हैं जीभ के ऊपर, ये मैंने बता दिया, फिर बार पढ़ने में ज़्यादा जरूरत आपकी नहीं है। अच्छा, जीभ का कौन सा हिस्सा क्या चीज़ खाने को टेस्ट को हेल्प करेगा, कसेला होगा, तो यहाँ पे कसेला, खट्टा साइड में खट्टे का स्वाद आता है, आगे जो है आपका मीठे का स्वाद आता है, कड़वा जो है बिल्कुल लास्ट में लगता है, और सॉल्टी जो रहेगा वो टच करके लग जाएगा, ओके। तो ये मैंने बता दिया, ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी जीभ में सलाइवा होता है, तो एकदम से आप कुछ भी टेस्ट करते हो तो पूरी जीभ के अंदर फैल जाता है वो। नेक्स्ट हमारे पास रहेंगे सिलिवरी ग्लैंड, यही इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के रहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड रहते हैं, सबसे बड़ी जो रहते हैं हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड्स, लारी ग्रंथियां, वो सबसे बड़ी रहती है आपके पास पैरोटिड ग्लैंड, और एक कान के पास रहती हैं, ये इनकी संख्या 2 होती है मतलब ये। फिर आपके पास सब लिंगुअल होते हैं ये वाले, और ये अब जीभ के नीचे होती हैं, और सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट रहते हैं, सबसे छोटी यही रहते हैं। अच्छा जी, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि ये वाली,
ये नीचे वाले जबड़े के नीचे होती है और ये सबसे ज्यादा लार उत्पन्न करती है। 70 से लेकर 75% तक का जो लार होगा वो यही आपको सिक्रेट करके देगी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सलाइवा का पीएच है, तो थोड़ा सा एसिडिक रहता है हमारा पीएच। पीएच मीटर आपको पता होना चाहिए 0 से लेके 14 तक इसकी गिनती होती है। 7 जो है आपके पास न्यूट्रल रहता है और 7 से पीछे यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास एसिडिक रहता है ना, अम्लीय। और ये क्षारीय होता है, 14 तक क्षारीय, 7 से लेके 14 तक आपकी क्षारीय, 7.1 से मान के चलो ये क्षारीय रहता है। और आपके जो थूक होता है ना, थूक कहेंगे सलाइवा होता है, उसमें 98% आपके पास वाटर होता है और बाकी इसमें म्यूकस होता है, क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम होता है और एंजाइम भी होता है। एंजाइम कौन सा? सलिबरी अमाइलेज या फिर आपके पास टाइलिन। ये देखो कौन कौन से एंजाइम करेंगे, टाइलिन बोलते हैं इसको या फिर सलिबरी अमाइलेज रहते हैं। और सबसे पहली जो भोजन को पाचन करने की प्रक्रिया वो मुंह से स्टार्ट हो जाती है। मुंह के अंदर आपके पास स्टार्च रहता है, सलिबरी अमाइलेज उसको माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा, याद रखें 70% तक यहीं पे आपका टूट जाएगा। और कुछ लाइसोसोम्स होते हैं इसके अंदर जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं। बाकी हम देखेंगे बोलस क्या रहता है। बोलस होगा जब लार के साथ आपका खाना मिक्स हो जाता है, उसको हम बोलेंगे बोलस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ईसोफेगस के बारे में, फूड पाइप के बारे में। अब फूड पाइप आपकी जो यहाँ से लेकर आहार नली आपके पेट तक जाती है, इसको क्या कहेंगे हम? कहते हैं हम फूड पाइप। इसकी जो लंबाई रहती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक रहती है और इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं रहता है। और इसमें जो बोलस रहता है आपका, है ना, थूक के साथ मिला हुआ आपका भोजन, इस तरह से ये पेरिस्टोलिक, ये आपका कर्माकुंचन द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचती है, पेरिस्टोलिसिस के द्वारा। ये इस तरह से मतलब ऐसे धक्का देगी। अब यहाँ पे खाना पहुंचा तो यहाँ से थोड़ी सी बाहर हो गया है, जब खाना यहाँ पहुंचेगा ना तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगी, इस तरह से बाहर को हो जाएगी। यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ से बाहर हो जाएगी, इसको कहते हैं पेरिस्टोलिसिस कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप 25 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके, ये स्टमक के बारे में देखेंगे। ये स्टमक क्या रहता है? एक जे शेप का एक ऑर्गन रहता है हमारे पास, जे शेप का ऑर्गन रहता है और उसमें खाना, आपका खाना 4 से 5 घंटे तक यहीं पे रहता है। देखो भाई यहाँ पे पड़ा रहता है, ठीक है जी। तो इसके भी अलग अलग पार्ट रहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके जो पार्ट रहेंगे, देखो ऊपर वाले पार्ट को का हम कहते हैं हम फंडस। ये तो ईसोफेगस यहाँ से जुड़ी होती है, जहाँ से जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं कार्डिया। ओके, और यहाँ पे जो जगह रहेगी उसको कहेंगे पायरोलिसिस। ठीक है, और बाकी इसमें डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह रहते हैं। 3 इसमें हिस्से रहते हैं, फंडस, कार्डिया और पायरोलस। अगर क्वेश्चन पूछेंगे ईसोफेगस के साथ कहाँ पे पेट के साथ अटैच रहती है, तो आपका कार्डिया के साथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे अटैच होती है स्टमक के साथ, तो वो आपका पायरोलिसिस और ये कार्डिया था। ये ईसोफेगस वाला फूड पाइप जो वो आपका कार्डियक से मिली होती है आपके पेट के साथ। 3 मुख्य भाग है इसके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पेट के अंदर किस तरह के जूसेस पाए जाते हैं। अब 2 तरह के सेल्स रहते हैं आपके पेट के अंदर। एक रहते हैं आपके पास ऑक्सीजेनिक सेल्स, ठीक है, ऑक्सीजेनिक सेल रहते हैं। और सेकंड रहते हैं आपके पास पेप्टिन, जो कि मुख्य कोशिका जिसको हम कहते हैं। अब जो आपका जो आपका पेप्सिनोजन है, ये आपके पास क्या है, कुछ इसमें HCl भी पाया जाता है आपके पेट के अंदर। एक अम्ल पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। और HCl जो है इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, ये आपके पेट के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स रहते हैं, 2 तरह के जूसेस रहते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। एक होता है आपके पास पेप्सिनोजन और एक होता है आपके पास प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजन को आपका HCl पेप्सिन में बदलता है और प्रोरेनिन को HCl आपका रेनिन में बदलता है। ओके, रेनिन में बदलता है, डबल NIN है रेनिन। ठीक है, अब ये क्या काम करेंगे, जो आपका प्रोटीन कहाँ आएगा, आप प्रोटीन स्टार्ट होगा आपका पेट से, पेट में जाके प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो भी पचना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक फैट की बात मैंने नहीं करी, तो पेप्सिन जो होगा आपका वो पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में बदल जाएगा, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल होगा, थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े छोटे में ये टूट जाएगा। अब आपका जो एक मिल्क प्रोटीन रहती है इसको बोलते हैं कैसीन। अब जो रेनिन हमने यहाँ पे एक्टिवेट करवाया था, वो रेनिन क्या करेगा, कैसीन को पैराकैसीन में बदल देगा और उसके बाद वो पेप्सिन जो है वो पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, जो आपका कैसीन प्रोटीन होगी इसको तोड़ देगा ये, मतलब। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टमक के अंदर। स्टमक जो है आपका इस तरह से बना रहता है, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं, म्यूकस की एक लेयर रहती है, ठीक है, ताकि आप HCl, भाई तेजाब है कि पेट के अंदर जड़ जाएगा, आप ऐसे अगर हाथ के ऊपर तेजाब पड़ गया, लेकिन पेट नहीं जलता है भाई, ठीक है। जब ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तब आप पीते हो इनो, ठीक है, इनो है बेस। एसिड प्लस बेस क्या बनाता है आपके पास, एसिड प्लस बेस आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। चलो जी, अब आपका पेट का पीएच, ये क्वेश्चन आता है, अम्लीय होता है और 1.5 से लेके 1.8 तक का पीएच रहता है। इतना खतरनाक वाला आपके पेट के अंदर एसिड रहता है।
एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एंजाइम को एक्टिवेशन में हेल्प करवाता है, एसिड की बात कर रहा हूँ मैं। और म्यूकस लेयर जो होती रहती है वो आपके जलनिंग की सेंसेशन को बचाने का काम करती है, कि जलन हो ये पेट में, ये बचाने का काम करेगी। ओके, स्टमक के अंदर जब फूड पहुंच जाता है उसको कहेंगे काइम। नेक्स्ट हमारा देखिएगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में हम देखेंगे। इसकी लंबाई होती है 6 से लेकर 6.5 मीटर तक की इसकी लंबाई रहती है, और इसका जो डायमीटर रहता है वो लगभग 1 इंच का रहता है, बहुत बड़ी होती है वैसे ये। ओके, ठीक है। तो ये आपका जितनी भी दिख रही हो आप, ये सारे सारा क्या है आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो ऊपर वाला पोर्शन देखिए पिंक कलर में, पिंक कलर वैसे लड़कों को दिखता कम है, लड़कियों को दिखता है पिंक कलर, पिंक फेवरेट। तो इसको कहेंगे हम आपका डेड्यूनम, जो कि क्वेश्चन आता है कि पेट के साथ कौन सा पार्ट इंटेस्टाइन का जुड़ा रहता है, वो आपका डेड्यूनम। उसके बाद बीच का पार्ट होता है जेजुनम, और थर्ड पार्ट रहता है जो सबसे बड़ा पार्ट रहता है वो होता है इलियम, और इलियम ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है, बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है आपका इलियम ही। ओके, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। छोटी आंत के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, लीवर एंड पैनक्रियाज सेंड देयर सिक्रीशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। डेड्यूनम जो पार्ट रहेगा यहाँ से लीवर का भी आएगा और आपके पास पैनक्रियाज का भी आएगा, मतलब 2 हिस्सों का जूसेस, और तीसरा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जूसेस, 3 जूसेस मिलके काम करेंगे अब स्मॉल छोटी आंत के अंदर। उसके बाद हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट रहती है हमारे पास एक, जो लीवर और पैनक्रिया, ये देखो यहाँ पे होती है। अब लीवर के अंदर क्या होता है आपके पास, बाइल होता है, बाइल जूस, पढ़ाऊंगा मैं आगे इसको। तो यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसमें लीवर का और पैनक्रियाज का जो भी जूसेस रहते हैं वो साथ में मिलकर यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा हो गया ये भी। अगला हम देखेंगे लीवर के बारे में। लीवर की स्टडी को हम कहते हैं हिपैटोलॉजी, लीवर की स्टडी को क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी। और ये सबसे हैवीएस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, इंटरनल ऑर्गन है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा। और आपकी बॉडी का एक्सटर्नल सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन है, लेकिन इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है आपका, कौन सा है, लीवर है आपका। और इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये कराऊंगा मैं लास्ट में, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रहते हैं, लास्ट में कराऊंगा तब समझाऊंगा इसके बारे में। अच्छा, अब इसके सेल में क्या रहता है, इसमें जो हिपैटिक सेल्स होते हैं मेनली, इसमें फंक्शन क्या है लीवर का, यूरिया जो रहता है, यूरिया कहाँ पे बनता है, यूरिया आपका लीवर में बनता है, और किडनी में आके आपका क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। यूरिया कहाँ बनेगा, लीवर के अंदर, यूरिन कहाँ बनेगा, किडनी के अंदर, याद रखें। और लीवर के अंदर कलेजा है आपका, कलेजे के अंदर आपका ग्लूकोज जो है आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोरेज रहता है आपका लीवर के अंदर। और ये बाइल जूसेस बनाने का काम करेगा। बाइल जूसेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीबर्डिन। बिलीरुबिन का कलर होता है आपका हल्का पीला, अगर ये ज्यादा बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ गया तो आपको हो जाएगा पीलिया। और बिलीबर्डिन ये नहीं बढ़ता है वैसे ज्यादातर, इसका कलर होता है आपका पास हरा। ठीक है, पित्त है, बोलते पित्त है, इसका पित्त बड़ा तेज हो गया है, यही है वो। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे फंक्शन ऑफ द लिवर के बारे में। एक तो ये आपके पास स्टोर रूम कहलाता है, मानव बॉडी का स्टोर रूम कहलाता है, और इसके अंदर जो है एडिपोज टिश्यू रहते हैं, इसलिए भाई ये फैट स्टोर करने में हेल्प, स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आपका लीवर हो जाता है खराब, फैटी लीवर इसको कहते हैं। और विटामिन ए डी ई के, याद रखें, ए डी ई के, ये जितने भी विटामिन हैं ये इनको स्टोर करने का काम भी क्या कौन करेगा, आपका लीवर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है हमारी बॉडी की। फंक्शन क्या है लीवर के, मेटाबॉलिज्म, जो भी आपका दारू पी रहे हो, कोई दवाई खा रहे हो, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, अगर देखो इस तरह से हो जाएगा आपका लीवर, हेल्दी लीवर से लेके, अगर दारू ज़्यादा पियेंगे तो सिरकोसिस कहते हैं, लीवर खराब हो जाने को कहते हैं सिरकोसिस कहते हैं इस चीज़ को। डाइजेशन ऑफ द अल्कोहल इज डन बाय द स्टमक बट टॉक्सिक एलिमेंट गेट स्टोर्ड इन द लीवर। अब अल्कोहल तो चला जाता है, लेकिन जो अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं वो लीवर के अंदर ही स्टोर होना रह जाते हैं, और जब आपके लीवर के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो गए तभी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। ओके, तो जो डाइजेशन होगा अल्कोहल का वो स्टमक के अंदर स्टोर होना स्टार्ट रहता है, बट जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं वो लीवर के अंदर स्टोर होना मतलब रह जाते हैं। बाकी तो डाइजेशन करवा देता है, लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको ये भाई स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए लीवर आपके बाद में खराब हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिरकोसिस ऑफ द लीवर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय द लिवर इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट। कोफर सेल्स रहते हैं, ठीक है, फैगोसिटिस एक्शन जो स्टार्ट कर देते हैं, कई बार जो आपका लीवर है वही सड़ना स्टार्ट हो जाता है, कई बार फैटी लीवर हो जाता है। बाइल जूसेस के बारे में क्या पढ़ेंगे। अब जो बाइल जूसेस रहता है इट प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर बट एक्यूमुलेट्स एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब ये बाइल जूस तो बनेगा आपका लीवर के अंदर, लेकिन ये स्टोर कहाँ होगा, बोले जी पित्ते के अंदर स्टोर होगा। पित्ता किसको बोलते हैं हम, गॉल ब्लैडर के अंदर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा।
95%। अब होगा क्या, अब अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि फैट का मॉलिक्यूल, वसा का मॉलिक्यूल जो है वो कब टूटना स्टार्ट करता है, और सबसे ज्यादा बेकार आपकी बॉडी के अंदर फैट के मॉलिक्यूल ही रहते हैं। अब फैट के मॉलिक्यूल तोड़ना बहुत टफ होते हैं, इसीलिए फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, आपका पाइसीकरण कहते हैं इसको, यानी कि इसमें जो फैट के मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटते हैं, ठीक है। और ये कौन तोड़ेगा, बाइल जूसेस तोड़ेंगे। बाइल जूसेस कौन कौन से रहते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बता दी मैंने आपको। सॉल्ट होते हैं इनके अंदर बेसिकली, एक सोडियम ग्लाइकोलेट और कोलिक तरह के, दो तरह के सॉल्ट इसमें रहते हैं। अच्छा जी, अब बाइल जूसेस की बाद में बात करें, एक तो पूरी बॉडी दिन के अंदर बहुत कम बनता है, लगभग 600 मिलीलीटर से बनता है आपका एक दिन के अंदर, ओके। और कलर इसका किस तरह का रहता है, ग्रीनिश कलर का रहता है, क्योंकि बिली बर्डिन का कलर जो रहता है आपका ग्रीन कलर का रहता है। इसके कंपोनेंट क्या रहते हैं, वाटर रहता है, बाइल सॉल्ट रहता है, बाइल पिगमेंट रहता है, और कोलेस्ट्रॉल और आपका फॉस्फोलिपिड्स इसमें रहते हैं। अब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइम, इनमें किसी तरह का एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। ये काम क्या करेगा, सिर्फ आपके जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम करेगा, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ओके जी, ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। पैनक्रियाज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाज। अच्छा, पेट के अंदर रहता है, यहाँ पे पेट के नीचे थोड़ी सी ग्रंथि होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, ओके, पत्ते के आकार के रहती है, और लैंगरहंस नाम का बंदा था, उसने इसकी खोज करी थी। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, और ये ग्लैंड भी है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी, यानी कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, तो आपका पैनक्रियाज आता है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके अंदर डाइजेस्टिव आपके पास डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं, एंजाइम्स भी हैं और हार्मोन्स भी हैं। हार्मोन कौन से हैं इसमें, इसमें आपके पास इंसुलिन और आपके पास ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या काम करेगा और ग्लूकागॉन क्या काम करेगा। इंसुलिन नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपकी बीमारी हो जाएगी मधुमेह, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। और ग्लूकागॉन क्या काम करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है, मतलब ग्लूकोज का लेवल है, अगर कम है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा आपका ग्लूकागॉन, दोनों का काम करते हैं। अच्छा, और ये फूड को पचाने में भी बहुत सारे इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि इनमें हेल्प करते हैं। पैनक्रियाज, चलो इसके बारे में मैं बता दिए, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहंस सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, और बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस सिक्रेट करते हैं आपका ग्लूकागॉन। ये मैं जब एंडोक्राइन करवाऊंगा तब इसको मैं वहां पे डिटेल में करवाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास रहेगा पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में करेंगे। पैनक्रियाज के पास कौन कौन से जूसेस रहते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय का रस का निर्माण लगभग 1 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से होता है। इसे छोटी आंत में भेज दिया जाता है, मतलब इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज देते हैं। अब इसमें अमाइलेज भी है, याद रखें इनको, लाइपेज भी है और आपका ट्रिप्सिन भी है। अब आपका अमाइलेज क्या काम करेगा, जो स्टार्च के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको माल्टोज के अंदर तोड़ना स्टार्ट कर देगा। लाइपेज क्या काम करेगा, जो लिपिड्स रहता है आपके पास, लिपिड यानी कि आपके फैट के मॉलिक्यूल। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट हुआ, फैट जो है, अब फैट के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके वसा के मॉलिक्यूल जो थे वो लिपिड्स में टूट गए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गए हैं। अब उसके बाद लिपिड्स को फैटी एसिड में बदलना स्टार्ट कर देगा। और ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपका पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में तोड़ना स्टार्ट कर देगा पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर। चलो जी, अब हम देखेंगे, बता दिए मैंने आपको, पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स रहते हैं, बीटा सेल्स रहते हैं, गामा सेल्स रहते हैं और एफ सेल्स रहते हैं। जो अल्फा और बीटा सेल्स हैं उनको वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं, और जो गामा और एफ सेल्स रहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको कि डाइजेस्टिव जूसेस कौन से सेल्स क्रिएट करते हैं, तो गामा और एफ सेल्स, याद रखिए दोनों को ही, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इंटेस्टिनल ग्लैंड। अब आपका खाना पहुंच गया है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में पहले हमने मिला लिया बाइल जूसेस, मतलब मिला लिया आपके, उसके बाद हमने इसमें मिला लिए पैनक्रियाटिक जूसेस भी मिला लिए। अब बात आएगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले बताया, अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, और ये इसको कहते हैं विलाई या फिर माइक्रो विलाई इसको कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये पाइप के अंदर इस तरह का रहता है, इतने को जूम किया है तो इस तरह के रहते हैं। अब ये क्यों होता है, ताकि खाने को एब्जॉर्ब होने का जो सरफेस एरिया है उसको हम बढ़ा सकें, इसलिए इसको माइक्रो विलाई इसमें बने होते हैं। ये 7th 8th में पढ़ा है भाई आप सभी ने। अब इसके अंदर कुछ इंटेस्टिनल जूसेस रहते हैं। एक होता है आपके पास माल्टेज, एक होता है आपके पास सुक्रेज, और एक होता है आपके पास लैक्टेज। 3 तरह के इसमें एंजाइम बता दिए। माल्टेज मतलब क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें किसमें तोड़ेगा, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज को अलग अलग कर देगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा। मतलब ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई है और आपके कार्बोहाइड्रेट की। सुक्रोज मतलब जो आपके पास सुक्रोज होता है आपके पास केन शुगर वगैरह, आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, यानी कि सुक्रोज जो है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा।
लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, ठीक है। माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज, देखो माल्ट नाम है माल्टोज, माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज, सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज, एज लगाना है बस साथ में आपको, लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज, बस इतना सी बात है। ये हो गया आपके पास जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी तो मैंने बता दिया। जो आपके पास जेजुनम जो हिस्सा है इसमें शुगर और अमाइनो एसिड इसमें आपके क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे। इनको अब्सॉर्प्शन करने का काम कौन सी चीज करेगी, आपका जेजुनम पार्ट। इलियम पार्ट क्या करेगा, इलियम पार्ट जो है वो आपका अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फिंगर एक्सट्रैक्शन कॉल्ड द माइक्रोलाई, मतलब कुछ और न्यूट्रिएंट्स को कौन सेक्रेट करेगा, तो आपका इलियम वाला पार्ट करेगा। बाइल जूसेस के बारे में बता दिए, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया भाई, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये बढ़ा दिया। अब आई बात आपकी एब्जॉर्प्शन की। अब छोटी आंत में और बड़ी आंत में होते हैं आपके अब्जॉर्प्शन का काम, यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़कर बाकी सभी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। विटामिन, विटामिन के को छोड़ के इनको भी एब्जॉर्ब करने का काम करेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, पानी को, अब जो उसमें बच गए हैं सोडियम, पोटेशियम और आपके पास कैल्शियम, इनको, और आपके मेडिसिन होगी, निकोटीन होगी, कैफीन वगैरह होगी, विटामिन के, इनको अब्जॉर्ब करने का काम, अब्सॉर्प्शन करने का काम कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। अब जो फर्मेंटेड कार्ब है, जलेबी, डोसा, अल्कोहल वगैरह, वो सारे सारे यहीं पे जाएगा, ठीक है जी। और जो बचेगा नहीं वो कहाँ जाएगा, बाहर। अब करेंगे हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लंबाई जो रहती है वो आपका 1 से लेके 1.5 मीटर तक रहती है। उसका जो व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है, वो 3 इंच तक होता है, बहुत मोटी होती है वैसे। इसके भी 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम ये वाला आ गया, सीकम ये वाला आ गया, और बाकी जो बचा है बहुत बड़ा सा हिस्सा, इसको हम कहेंगे कोलन वगैरह। अच्छा जी, अच्छा, सीकम के साथ अटैच यहाँ पे अपेंडिक्स, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे पूर्वजों में काम करता था, हमारे अंदर कोई काम नहीं करता। इसके बाद से हमें दर्द होती है बहुत गंदे भारी, पर जिसको अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स इसका निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं इसको। रेक्टम में जो आपका फीसिस होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है आपका रेक्टम। ओके, एक तो बंद थैली के आकार का है, सीकम की बात करें, ये सीकम ये वाला बंद थैली के आकार का है, सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और वेस्टिजियल ऑर्गन यहाँ पे अपेंडिक्स इसके साथ अटैच रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीकम की, और इसमें क्या रहता है सीकम के साथ, यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ई कोलाई रहता है इसके अंदर, ये इतना बड़ा नहीं होता है, इसके अंदर बताया कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे रहते हैं, ई कोलाई रहते हैं। और जो डाइजेस्टिव फूड रहता है, ई कोलाई इसको बदलने का काम करता है आपका मल के अंदर, फीसिस के अंदर मल बदलने का काम करेगा। तभी तो आपका खाने का और मल का रंग जो है अलग अलग होता है, तभी होता है। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस में येलो कलर किसकी वजह से होगा, कहाँ पढ़ा था आपने, अब बाइल जूसेस वगैरह, तो वो सब कुछ यहीं पे आएगा। ओके, ई कोलाई लिव इन आवर इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस द इंपॉर्टेंट विटामिन सच एज विटामिन के, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड व्हिच इज अब्सॉर्ब। अब ई कोलाई हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, B7, B11 सब कुछ ये एक्सक्रीट करेगा, और उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। चलो जी, कोलन की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है भाई कोलन के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है। तभी तो जो मल होता है वो बहुत अनहाइजीनिक बातें होनी आज, पर ठीक है बताना तो पड़ेगा, तभी तो सूखी आती है, तभी तो ठीक है, तभी होता है ये इसके वजह से, क्योंकि पानी ज्यादा अवशोषित हो गया, तभी तो आपको बोलते हैं पानी ज्यादा पिया करें। फिर हमारे पास रहेगा रेक्टम के बारे में। ये जो आपका स्टूल रहता है, ये वाला पार्ट, इसमें जो आपका स्टूल रहता है वो कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टोर रहता है, उसके बाद एनएस के थ्रू यहाँ से बाहर भी निकल जाता है, इसको कहते हैं हम रेक्टम। ओके, बाकी बीमारियां रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। पहला हो गया आपका पीलिया, येलोइश हो जाएंगी आपकी आंखें हो जाएंगी, क्यों, जो आपका बाइल जूस था बिलीरुबिन, उसका अगर ज्यादा हो गया स्केट, तो उसके वजह से हो जाता है आपका पीलिया, जॉन्डिस। बड़ी आंत में अगर आपके पास सिकुड़न आ गई, इसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। देखो यहाँ पे अजीब तरह से सिकुड़ चुकी है, तो दर्द होती है बहुत गंदे वाले, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कई लोगों को, डायरिया, दस्त लगना, तरलता आ जाती है आपके फीसेस के अंदर, मल के अंदर तरलता आ जाती है, और टू मच पेरिस्टोलिक, जब बहुत ज्यादा पेरिस्टोलिक एक्शन हो जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तब ये आपका चलता है, और फूड जो है बहुत कम अब्सॉर्ब हो पाता है इस केस के अंदर, तभी तो कमजोरी फील करते हैं आप सभी। फिर एक होती है कब्ज वाली, ये तो सबको होती है आजकल, तो है महिला मंडल को तो बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें जब बहुत स्लो पेरिस्टोलिक एक्शन होगा तब आपके पास कब्ज होगी, क्योंकि खाना ढंग से संकुचित नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा,
ठीक है। तो उसके बाद वजह से आपके पास कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है। और टू मच वाटर अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फीस, पानी बहुत ज़्यादा सोख लेता है आपका रेक्टम, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूखी मल आता है। तो जब सूखा मल आएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होगी ही होगी। तो ये था आज का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। एक एक चीज़ को मैंने आपको डिटेल में करवाने की कोशिश करी, आपकी बॉडी के बारे में आपको बताने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से मतलब आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो चलिए इस बात को, इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।